Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about the steps which are involved in बायोटेक्नोलॉजी. कौन कौन से स्टेप्स बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं उसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे और उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम ये पढ़ लेंगे कि किस तरीके से जो पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना है वो कौन कौन से स्टेप्स के साथ कंप्लीट होता है. क्लियर? राइट फ्रॉम द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए. सो हियर द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो भी डीएनए हमें चाहिए उसको आइसोलेट करना है. क्लियर? तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल एंड दिस सेल इज हैविंग इट्स डीएनए. इस सेल में डीएनए है, ये सेल है और इस सेल में क्या है? डीएनए है. तो सबसे पहला स्टेप आएगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए. आइसोलेशन ऑफ डीएनए. डीएनए का आइसोलेशन किया गया, डीएनए को बाहर निकाला गया. क्लियर? ये डीएनए आ गया. अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना जरूरी है, कट करना जरूरी है. जैसा कि हम जानते हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की. किसकी रिक्वायरमेंट है? एंजाइम की रिक्वायरमेंट है और एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस बड़े डीएनए को छोटे छोटे डीएनए में कन्वर्ट करेगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा. ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया. अब छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट होने के बाद हमें यहां पे डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन को ढूंढना है. ये डीएनए है, इसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट कर दिया. कट करने के बाद इसमें से हम आइसोलेट करेंगे डिजायर्ड जीन. क्या आइसोलेट करेंगे? डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए. ये डिजायर्ड जीन है जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है. क्लियर? इसको अलग किया जाएगा, इसको आइसोलेट किया जाएगा. पूरे डीएनए की जरूरत हमें नहीं है. हमें जिसका काम है, जिसको हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करना है, उसको हम अलग कर लेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले क्या किया? डीएनए को आइसोलेट किया सेल में से. डीएनए बड़ा है, उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट किया. फ्रैगमेंट्स में कट करने के बाद जो भी जीन हमारे इंटरेस्ट का है, जो भी जीन हमें रिक्वायर्ड है, वो जीन हमने अलग कर लिया. अगर इस जीन की क्वांटिटी कम है, अगर इसके नंबर कम है, इसकी क्वांटिटी कम है, तो इसका एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा, इसके नंबर को बढ़ाया जाएगा. तो यहाँ पे नंबर तभी बढ़ाया जाएगा जब नंबर कम है. सो इफ इट इज रिक्वायर्ड पीसीआर इज डन. पीसीआर किया जाएगा, अदरवाइज पीसीआर की जरूरत नहीं होगी. तो यहाँ पे पीसीआर कब किया जाएगा? जब इस पीसीआर की रिक्वायरमेंट होगी. और पीसीआर करने के बाद यहाँ पे जो डिजायर्ड जीन है वो हमें ज्यादा नंबर या ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा. ये डिजायर्ड जीन हमें मिल गया. क्लियर? अब इस डिजायर्ड जीन को हमें होस्ट में भेजना है. कहां पे भेजना है? होस्ट में. मान लीजिए ये इंसुलिन का जीन है, इंटरफेरॉन का जीन है. क्लियर? इससे हमें इंसुलिन बनाना है या कोई मेडिसिन बनानी है फॉर एग्जाम्पल, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है हमारा, क्योंकि इस जीन का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारे काम का है. ये जीन जो भी प्रोडक्ट बनाएगा ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा, यानी कि ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है. दवा के पर्टिकुलर फॉर्म में हम इसको यूज कर रहे हैं. क्लियर? तो यहां पे क्या करना है? इसको होस्ट सेल में पहुंचाना है. होस्ट सेल में जब ये जाएगा, इसको ये एनवायरनमेंट मिलेगा तो ही ये जीन प्रोडक्ट बनाएगा. हम ये जानते हैं कि जीन अपने आप प्रोडक्ट नहीं बनाता. जीन अपने आप प्रोडक्ट
नहीं बनाता है, उसको एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट की जरूरत है और वो एनवायरनमेंट उसे होस्ट सेल में मिलता है। क्लियर? ये जो सारा काम हम कर रहे हैं, मान लीजिए पेट्री डिश में कर रहे हैं या टेस्ट ट्यूब में ये सारा काम कर रहे हैं। अब टेस्ट ट्यूब में तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए तो प्रॉपर होस्ट की जरूरत है। क्लियर? अब होस्ट में ये डिजायर्ड जीन कैसे जाएगा, तो ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए किसकी जरूरत होगी, एक स्पेशल डीएनए की जरूरत होगी, एंड दैट स्पेशल डीएनए इज नथिंग बट वेक्टर। ये स्पेशल डीएनए कौन है, वेक्टर है। क्लियर? तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक पेट्री प्लेट ले सकते हैं या एक टेस्ट ट्यूब हम ले सकते हैं, किसी भी चीज को हम यहाँ कर ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ ले लिया है वेक्टर डीएनए या प्लाज्मिड। मोस्ट कॉमन वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे प्लाज्मिड ले लिए, मल्टीपल प्लाज्मिड। एक दो प्लाज्मिड से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे बहुत सारे प्लाज्मिड या बहुत सारे वेक्टर्स लेने पड़ेंगे। ये हमने बहुत सारे वेक्टर्स ले लिए। अब इस डिजायर्ड जीन को इस प्लाज्मिड के साथ अटैच करना है, लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इस प्लाज्मिड को कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला जाएगा और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के डालने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है ये पर्टिकुलर साइट से कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में ये जो वेक्टर्स हैं ये इस तरीके से पर्टिकुलर साइट से कट हो चुके हैं, ये पर्टिकुलर साइट से कट हो गए। अब क्या करना होगा, अब जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है, जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है, उस डिजायर्ड जीन को हम क्या करेंगे, उस डिजायर्ड जीन को या डीएनए को हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे टेस्ट ट्यूब में। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन। ये डिजायर्ड जीन है, ये डिजायर्ड जीन है, राइट? ये डिजायर्ड जीन है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिजायर्ड जीन और या वेक्टर या प्लाज्मिड को लिंक करने के लिए, अटैच होने के लिए एंजाइम की भी जरूरत है। तो यहाँ पे एंजाइम भी दिया जाएगा, लाइगेज। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, डीएनए लाइगेज। और जैसे ही यहाँ पे एंजाइम दिया जाता है तो क्या सारे वेक्टर डिजायर्ड जीन के साथ अटैच हो जाएंगे? क्या 100% ये पॉसिबिलिटी होगी? 100% पॉसिबिलिटी होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जितना भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिजायर्ड जीन है, वो सारा का सारा इनकॉर्पोरेट कर जाए, यानी कि वेक्टर के साथ जुड़ जाए। कुछ अटैच होगा, कुछ अटैच नहीं होगा। इसीलिए हमें वेक्टर की भी मल्टीपल कॉपीज लेनी पड़ती हैं और डिजायर्ड जीन की भी मल्टीपल कॉपीज लेनी पड़ती हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो चीजों से काम नहीं चलता, कम क्वांटिटी में काम नहीं चलता, इसलिए हमें क्वांटिटी ज्यादा लेनी होती है। क्लियर? तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेंगी। मान लीजिए, समझाने के लिए मैंने फिर से एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे बना ली है। अब यहाँ पे हम अलग अलग कंडीशन पढ़ते हैं, दो कंडीशन हम पढ़ते हैं। पहली कंडीशन, यहाँ पे ये डिजायर्ड जीन और इस वेक्टर के बीच में लाइगेशन नहीं हुआ। इस डिजायर्ड जीन और इस वेक्टर के बीच में लाइगेशन नहीं हुआ, यह डिजायर्ड जीन इस वेक्टर के साथ नहीं अटैच हुआ, नहीं जुड़ा। क्लियर? तो ये वेक्टर क्या करेगा, ये वेक्टर सेल्फ लाइगेट हो जाएगा। अगर इसके पास डिजायर्ड जीन आके नहीं जुड़ा तो ये खुद से जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले कंडीशन में कि डिजायर्ड जीन और वेक्टर कंबाइन नहीं हुए, तो वेक्टर ने अपने आप ही अपने आप को लाइगेट कर लिया।
अपने आप ही अपने आप को लाइगेट कर लिया, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ लाइगेशन, सेल्फ लाइगेट कर लिया, ये सेल्फ लाइगेट हो गया। अब ये जो सेल्फ लाइगेट हो गया तो जैसा पहले था वैसा ही हो गया, तो क्या इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे इसको? नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोला जाएगा इसको? नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि जैसा था वैसा ही हो गया, जैसा था वैसा ही हो गया, इसमें कोई भी नया डीएनए फ्रैगमेंट अटैच नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन, इस वेक्टर के साथ मान लीजिए ये जीन अटैच हो गया, इस वेक्टर के साथ मान लीजिए ये जीन अटैच हो गया, डिजायर्ड जीन अटैच हो गया, इस वेक्टर के साथ ये डिजायर्ड जीन अटैच हो गया और यहां पे अटैच करने के लिए लाइगेज एंजाइम ने काम किया। तो यहां पे ये जो बना, यहां पे ये जो बनेगा इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे इसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि दो डीएनए के जुड़ने से एक नया कॉम्बिनेशन बना, नया कॉम्बिनेशन बना, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो अलग अलग डीएनए से एक नया डीएनए बना। क्लियर? अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसके पास क्या है? हमारा डिजायर्ड जीन। क्या है हमारा? डिजायर्ड जीन, जो हमारे काम का जीन है वो है। तो नेचुरली इन दोनों में से, इन दोनों डीएनए में से, इस नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में से और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में से हमारे काम का कौन सा है? हमारे काम का है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसके पास क्या है? डिजायर्ड जीन है। क्लियर? इसके पास क्या है? डिजायर्ड जीन है, जिस जीन की हमें जरूरत है वो जीन है। तो यहां पे ये भी बहुत सारे होंगे, यहां पे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला भी बहुत सारा पार्ट होगा और रिकॉम्बिनेंट वाला भी होगा। जहां जहां पे भी रिकॉम्बिनेशन हुआ है वहां वहां पे डिजायर्ड जीन है, तो उसको आइसोलेट करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? आइसोलेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का आइसोलेशन किया जाएगा। वैसे तो दोनों का ही आइसोलेशन करना है, क्योंकि हमें दोनों से ही एक्सपेरिमेंट समझना है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी हम समझ पाएंगे। तो बेटर क्या रहता है? इन दोनों को ही आइसोलेट कर ले। बट हमारे काम का क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जो नेक्स्ट स्लाइड में लूंगी ये दोनों कंडीशन वहां पे रीड्रॉ करूंगी। तो ये दोनों कौन कौन से? रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आगे एक्सपेरिमेंट प्रोसीड किया जाएगा। राइट? तो यहां पे हम कंडीशन ले लेते हैं पहली, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर? और दूसरी कंडीशन क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दूसरी कंडीशन कौन सी थी? जहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, नया डीएनए बना है, तो इसको हमने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर? ये सारा काम कहां पे हो रहा है? पेट्री प्लेट में हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसके पास क्या है? डिजायर्ड जीन है, जिससे हमें प्रोडक्ट बनाना है। अल्टीमेटली इससे हमें क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। तो नेचुरली इनको ट्रांसफर किया जाएगा होस्ट सेल में। किसमें ट्रांसफर किया जाएगा? होस्ट सेल में। बट यहां पे शुरुआत में इनको सेपरेट करना इजी नहीं होता, तो यहां पे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों को ही होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। तो बहुत ध्यान से समझना है। यहां पे ली जाएंगी अब डिफरेंट होस्ट सेल, तो यहां पे ट्रांसफर किया जाएगा डीएनए को। नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए। तो ट्रांसफर करने के लिए डीएनए को यहां पे ली जाएंगी होस्ट सेल। ये एक होस्ट सेल ले ली हमने,
ये दूसरी होस्ट सेल ले ली और यहाँ पे तीसरी होस्ट सेल ले ली समझाने के लिए। क्लियर? जैसा कि हम जानते हैं होस्ट सेल, मान लीजिए यहाँ बैक्टीरियम हमने लिया है, तो ये बैक्टीरियम का खुद का मेन डीएनए है, ये बैक्टीरियम का खुद का मेन डीएनए है। क्लियर? अब यहाँ पे पहली कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि इस बैक्टीरियम में ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया, यानी कि ट्रांसफर ही नहीं हुआ, कोई भी डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ, ना तो रिकॉम्बिनेंट हुआ ना नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ, कोई भी डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसको बोला जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोला जाएगा इसको? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफर हुआ ही नहीं, इस बैक्टीरियम में डीएनए आया ही नहीं। बैक्टीरियम में जब डीएनए आया ही नहीं, होस्ट सेल में डीएनए आया ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये आगे जाके वर्ड बार बार आएंगे, इसलिए फोकस करना जरूरी है। नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करेंगे, ये तो केस 1 हो गया। सेकंड केस की हम बात करते हैं, तो सेकंड केस में यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पे आ गया नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये आ गया नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस बैक्टीरियम को हम होस्ट बोल रहे हैं, इस बैक्टीरियम को हम क्या बोल रहे हैं? होस्ट। इसमें क्या आ गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, तो इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफॉर्मेंट। यहां पे ट्रांसफर हुआ है, बट किसका हुआ है? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। क्लियर? किसका ट्रांसफर हुआ है? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। थर्ड कंडीशन में हम क्या देखेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? कौन आ चुका है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है। कौन आ चुका है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है। क्लियर? तो यहां पे हम क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट, और इसको हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये तीनों क्या है? होस्ट सेल। तीनों क्या है? होस्ट सेल। अब हमें ये पता है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हमारे काम का है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास डिजायर्ड जीन नहीं है, जिस जीन से हमें प्रोडक्ट चाहिए वो जीन इसके पास नहीं है। तो जिस जीन से हमें प्रोडक्ट चाहिए वो जीन किसके पास है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस बैक्टीरियम में? इस वाले में। इसीलिए इसको हमने क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट। अब इसको हम अलग कर लेंगे, तो यहां पे फिर क्या होगा? आइसोलेशन। नेक्स्ट स्टेप हम क्या बोलेंगे इसको? आइसोलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट। तो सीधा लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट का आइसोलेशन हमने कर लिया। क्यों कर लिया? डिजायर्ड जीन इसके पास है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अभी तो हमारे पास एक ही बैक्टीरियम है, इसके पास एक ही प्लाज्मिड के पास डिजायर्ड जीन है, तो थोड़े से तो काम हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि इससे तो हमें लार्ज क्वांटिटी में बनाना होगा, और लार्ज क्वांटिटी में जब तक नहीं बनाएंगे तब तक इससे हम प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे तो इसकी मार्केट वैल्यू नहीं होगी। अब इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहला यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड लिया जाता है, बहुत ध्यान से समझना है, इसके लिए जो प्लाज्मिड लिया जाता है, इस प्लाज्मिड का सिलेक्शन करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि इस प्लाज्मिड के पास क्या हो? ORI साइट हो।
यानी किसके पास क्या हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी जरूरी है। अगर इसके पास ORI होगी तो यहां पे क्या होगा, ORI के होने की वजह से, ORI के होने की वजह से अब ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरियम है इसमें इसका मेन डीएनए तो रहेगा, बट मेन डीएनए के साथ साथ ये जो इसका प्लाज्मिड है ये भी रेप्लिकेट करता जाएगा। क्या करता जाएगा, ये भी रेप्लिकेट करता जाएगा, क्योंकि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और ये अपनी कॉपीज बनाता जाएगा। क्लियर। तो ORI किस लिए जरूरी है, ORI जरूरी है रेप्लिकेशन के लिए। जैसे जैसे ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा डिजायर्ड जीन भी रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होगा, डिजायर्ड जीन भी रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होगा। तो ORI का होना क्यों जरूरी है, रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। अब यहां पे ये जो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन हो रहा है ये विद इन द होस्ट सेल हो रहा है। कहां पे हो रहा है, विद इन द होस्ट सेल। जब ये प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करता जाएगा तो 2 से 4, 8 इस तरीके से अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता जाएगा। बट क्या इन मल्टीपल कॉपीज से हमारा काम हो जाएगा, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इन कॉपीज से हमारा काम हो जाए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस होस्ट सेल को भी रेप्लिकेट करवाना होगा, इस होस्ट सेल का मल्टीप्लिकेशन कराना होगा। इस होस्ट सेल के मल्टीप्लिकेशन के लिए बायोरिएक्टर्स यूज किए जाते हैं, इसकी डिटेलिंग भी हम आगे करेंगे। बायोरिएक्टर्स की सहायता से होस्ट सेल को रेप्लिकेट करा के होस्ट सेल की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं। ये होस्ट सेल की मल्टीपल कॉपीज बन गई, ये होस्ट सेल की क्या बन जाती हैं, मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। अब हमें ये पता है कि जो होस्ट सेल है, इन होस्ट सेल के पास क्या है, इनका प्लाज्मिड है। होस्ट सेल के पास क्या है, इनका प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड के पास क्या है, डिजायर्ड जीन है। प्लाज्मिड के पास क्या है, डिजायर्ड जीन है। ये रहा, हर प्लाज्मिड के पास डिजायर्ड जीन है। ये डिजायर्ड जीन है, ये डिजायर्ड जीन है, ये डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन है, हर प्लाज्मिड के पास डिजायर्ड जीन है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ORI की वजह से तो प्लाज्मिड खुद रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि ORI इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और जैसे जैसे रेप्लिकेट करेगा डिजायर्ड जीन भी रेप्लिकेट करेगा। तो ये तो हो गया विद इन द बैक्टीरियम, विद इन द होस्ट सेल। अब होस्ट सेल के नंबर भी हमें बढ़ाने हैं, यानी कि सेल के भी रेप्लिकेशन, सेल का भी डिवीजन करना है। तो सेल डिवीजन के लिए रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं, और यहाँ पे सेल डिवाइड होती है। तो ये 1 सेल, 2, 3, 4, यहाँ पे समझने के लिए 4 सेल हमने ड्रॉ कर ली है। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे पास जितने डिजायर्ड जीन होंगे, जितने ज्यादा होंगे, तो सभी डिजायर्ड जीन क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो जीन है इससे RNA बनेगा, और RNA से प्रोटीन बनेगा, यानी कि यहाँ बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे भी बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे भी बनेगा प्रोडक्ट। हर जगह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जीन लिया ही इसलिए है कि वो प्रोडक्ट बना सके। जीन लिया ही इसलिए है कि वो प्रोडक्ट बना सके। क्लियर। इस जीन को इसलिए लिया गया था कि जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन सके, वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। क्लियर। अब इस प्रोडक्ट को इन सेल्स में से आइसोलेट किया जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, आइसोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को आइसोलेट किया जाएगा, उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, और उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी, उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी कि भाई ये सही क्वालिटी का बना है या नहीं बना। उसकी क्वालिटी चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कि जिस कारण से हमने इस जीन को सेलेक्ट किया था उससे जो प्रोडक्ट बना है वो क्वालिटेटिव है या नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट को पैक किया जाएगा, यानी कि इसकी पैकेजिंग होगी। इसके बाद क्या होगा, इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग होगी, और पैकेजिंग होने के बाद ये मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इसकी होगी मार्केटिंग। क्या होगी, इसकी मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का मतलब क्या है कि ये अब सबकी अप्रोच में आ गया है,
ये है, मार्केट में आ गया, मतलब इसको लोग अब खरीद सकते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे स्टेप्स यूज किए जाते हैं बायोटेक में, हमने उनकी डिटेलिंग की। क्लियर? किन स्टेप्स की डिटेलिंग की? जो स्टेप्स बायोटेक में यूज किए जाते हैं। तो इन स्टेप्स को यूज करके हम थोड़ा सा समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। यहां पे क्या है, ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जब ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट में ट्रांसफर करते हैं तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग किस लिए यूज की जा रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करने का क्या प्रिंसिपल है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। टू प्रोड्यूस जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके। जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री को बदल देता है। सो दिस टेक्निक ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब ऐसा किया जाता है तो ऑर्गेनिज्म की जो खुद की प्रॉपर्टी होती है, जो खुद का उसका जो फिनोटाइप होता है, जो उसका जीनोटाइप होता है, वो चेंज हो जाता है, उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। केमिस्ट्री चेंज होने के लिए उसका डीएनए और आरएनए का बदलना जरूरी है। तो नॉर्मली क्या किया जाता है जीएमओ बनाने के लिए, डीएनए या आरएनए को ऑल्टर किया जाता है। तो अगर डीएनए बदल गया तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, और अगर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया तो हम कहते हैं जीनोटाइप बदल गया। अगर जीनोटाइप बदल गया तो उसका फिनोटाइप भी डेफिनेटली बदलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मॉडिफाइड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। दिस दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करते हैं तो होस्ट का क्या चेंज होता है, फिजिकल अपीयरेंस, उसका फिनोटाइप बदल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ जीएमओ एट लार्ज लेवल। मेंटेनेंस ऑफ जीएमओ, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमने बनाए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको वन टाइम हम यूज करके खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे जब भी हमें दोबारा उस डिजायर्ड जीन से प्रोडक्ट बनाना हो तो वो प्रोडक्ट हम आसानी से बना सकें। इसलिए उसका स्टोरेज जरूरी है। क्लियर? जिससे हमें बार बार बहुत सारे स्टेप्स करने ना पड़े। सो हियर मेंटेनेंस ऑफ जीएमओ, जीएमओ को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, उनको माइक्रोबियल फ्री एनवायरनमेंट में रखा जाता है, यानी कि कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में रखा जाता है। क्लियर? एंड ग्रोथ इट एट लार्ज स्केल लेवल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। उनको लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि उनको लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, जिससे वो अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने में यूज किए जा सकें। और वो प्रोडक्ट क्या है, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स। तो यहाँ पे मेडिसिनल यूज सबसे ज्यादा है इनका। वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम को हम किस लिए यूज करते हैं, हम ज्यादातर इनको मेडिकल पर्पज से यूज करते हैं। तो जो भी जीएमओ हमारा है उसको हम ऐसे रखें जिससे हम उसको नेक्स्ट टाइम भी यूज कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी।